हेलो दोस्तों, मैं मोहित दांगी एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी खंडवा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। वही जो चैप्टर पढ़ रहे थे अभी तक, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी और अब पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसको ये जान है, ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसकी जान है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ये तीन ही टॉपिक बनते हैं इससे जिससे क्वेश्चन आता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का है ये। इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, देखो नाम में ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी चीज़ का, और फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो कहीं भी फॉस्फोराइलेशन लिखा मिल जाए उसका मतलब यही होता है कि एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेटिव यानी कि जो अपन ने ईटीएस पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, उसमें जो अपन ने सब्सट्रेट वगैरह लिए थे जैसे सक्सिनेट वगैरह, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसके थ्रू अगर एटीपी बन रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और अगर डेफिनेशन की सही से बात करें अपन तो ये देखो, ये लिखा एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कपल विद द ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ओके, उसके बाद साइट क्या है इसकी, अगर बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स 5 में होता है। अपन लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या था, उसका नाम था एटीपी सिंथेज, क्योंकि उसमें एंजाइम था एटीपी सिंथेज, तो इसलिए उसका कॉम्प्लेक्स 5 उसी में होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। जो पीओ रेडियो की अगर बात करें तो पीओ रेडियो होता क्या है, तो पीओ रेडियो क्या होता है कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, पी का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ओ का मतलब है ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूटिलाइज फॉर एटीपी जनरेशन फॉर एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसको अपन बोलेंगे पीओ रेडियो। तो NADPH का कितना होता है पीओ रेडियो 2.5 एंड FADH2 का होता है 1.5। ठीक है, पहले अपन इसको 3 और इसको 2 मानते थे, पर अपन इसको 2.5 बोलते हैं। ओके, अब अपन को ऐसे ही लिखना है। जब अपन को लिखने की बारी आएगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो यही हेडिंग बना के लिखना है। मतलब पहले डेफिनेशन लिख देना, साइट लिख देना, पीओ रेडियो लिख देना। फिर अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया तो उसमें देखो एक चीज़ जरूर आएगी साथ में, उसमें वो एनर्जेटिक्स बोलेंगे कि वो एनर्जेटिक्स लिखो इसका। ठीक है ना, तो एनर्जेटिक्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जरूर लिखना तुम। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। एनर्जेटिक्स का मतलब वही होता है कि कितनी एनर्जी बन रही है, क्या रिलीज हो रही है, क्या एनर्जी के बारे में हिसाब किताब। तो NAD पॉजिटिव ये बदला NADH में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है -0.32, और जो O2H2 में बदलती है जब, तो उसका होता है 0.82 होता है। ओके, तब इनका अगर अपन इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ये टारगेट रिएक्शन है जो लास्ट में होती है, अपन को वाटर मिल जाता है बाद में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह होती है उसमें ये जो टारगेट रिएक्शन, जैसे अपन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री यूज हो गई यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो उसी तरीके से अपन इसको टारगेट रिएक्शन का निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 1.14 वोल्ट। ओके, अब ये जो 1.14 वोल्ट होता है ये 52 कैलोरी पर मोल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो इतना रिएक्शन में अपन को कितनी मिल रही, 52 कैलोरी पर मोल एनर्जी मिल रही है। लेकिन जो NADH होता है वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें बनती है सिर्फ 21.9 कैलोरी, यानी कि इसको 22 मान लो लगभग, यानी कि 22 कैलोरी मान लो। ओके, लेकिन निकली है इतनी थी और यूज हुई सिर्फ इतनी, मतलब अपन ने ATP सिर्फ 21.9 कैलोरी ही बना पाई। अब इसकी जो बची है वो किस में निकल गई, वो निकल जाएगी हीट वगैरह में। तो अगर इसकी इफिशियंसी देखी जाए इस प्रोसेस की, तो अगर इफिशियंसी किसी की भी निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, इसको रख देंगे 22 समझ लो, इसको 100, ये 0 कटा है 100 मान लो, अपॉन 52 कर दो, तो ये 42% आ गया इसकी इफिशियंसी, यानी कि 42% एनर्जी अपन स्टोर कर लेंगे किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, और बची जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, 58% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो इसमें ये हीट भी बेकार नहीं जाएगी। ये क्या है, जो ETS था उसको चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है हीट। ओके, और जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी जो हीट होती है वो इसी से निकलती है, तो ये हीट भी बेकार नहीं जाएगी। तो ये है एनर्जेटिक्स, इसको हमेशा याद रखना है, इसको लिखना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में साथ में लिखा हुआ आएगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, सीधा कर रखना तुम तो याद कि जो टारगेट रिएक्शंस है उसका सीधा 52 कैलोरी पर मोल होता है, और जो NADH की ऑक्सीडाइज होता है उसकी जो निकलती है, यानी कि 22 समझ लो इसको, 22 कैलोरी होता है, उसका निकालेंगे तो 42%। तो ये एनर्जेटिक्स में इतना याद रखना है। ठीक है, तो अपन ने क्या, अपन ने 4 चीज़ें देख ली, 1 2 3 4। 1 यानी कि डेफिनेशन देख ली, साइट देख ली, पीओ रेडियो देख लिया, एनर्जेटिक्स देख लिया। अब अपन देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हो कैसे रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मैकेनिज्म में इसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं, लेकिन अपनी बुक में 3 ही दी हैं, लेकिन उसमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड रोटरी मोटर मॉडल, इन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब अपन डिस्कस करेंगे कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कि कैसे हो रहा है।
तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जब भी क्वेश्चन आए, जब भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम से क्वेश्चन आए या कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नाम से क्वेश्चन आए, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि तुमको सर्कल बनाना है। ओके, 3 सर्कल बना लेना। ये क्या है सर्कल? कुछ नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे बना के समझाने के लिए बना दिया गया है, तो बना लेना 3 सर्कल। और जो ये सबसे बाहर है इसको क्या बोलेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी, ये इतनी, इसको बोलते हैं अपन क्या? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों के बीच में आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल देंगे। ओके, तो अपन ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, फिर उनसे ये इलेक्ट्रॉन एक के बाद दूसरे में चला जाता है, तो वही उसी को थोड़ा सा और अपन ने समझ लिया कि एटीपी कैसे बन रहा है। ओके, तो क्या होता है उसमें जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है उससे हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि वो हाइड्रोजन को यानी कि प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सके, तो उसमें नहीं निकलती। तो 1 में रहेगा, 3rd में रहेगा एंड 4th में रहेगा। सिर्फ 3 ही यूज होंगे। ओके, तो 1, 3rd एंड 4th ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे? ये अब ये ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ओके, यहाँ पे ईटीसी चल रहा है, समझ में आ रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। और यहाँ इन्होंने हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया इन्होंने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कर दिया, तो सारे हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या है? एच आयन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसको बोलेंगे एच आयन इंक्रीज हो गया, तो ये एसिडिक हो गया। ओके, और यहाँ पे एच आयन घट जाएंगे मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे ये एल्कलाइन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा है ना, तो उसको पीएच ग्रेडियंट बोलेंगे। ओके, वही अपन प्रोटॉन ग्रेडियंट वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। इसमें देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट इसमें 2 तरीके से पढ़ेंगे। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पीटर मिशेल ने वो दी थी 1961 में, और उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एंजाइम सिस्टम। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जा रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ मैट्रिक्स में कम हो जाएंगे। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट दोनों के बीच में यहाँ पे पीएच ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आयन चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, दूसरी बात आती है एंजाइम सिस्टम। अब जो ये प्रोटॉन है ये बाहर तो निकल नहीं सकते, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन है, इससे बाहर तो वे निकल नहीं सकते। वो फिर से अंदर वो आना चाहते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से ही गए थे और मैट्रिक्स में ही आना चाहते हैं। तो वो किसके थ्रू आएंगे? जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, जो कॉम्प्लेक्स 5 अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, तो एटीपी सिंथेज, तो उसके थ्रू वो अंदर आते हैं, जितने भी प्रोटॉन जाते हैं वो अंदर आ जाते हैं, और जो ये एटीपी इनके थ्रू ही एटीपी फिर बन जाती है। तो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके फिर एटीपी बना देते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटॉन जाएंगे, अपन अभी आगे एक और थीसिस हाइपोथेसिस पढ़ेंगे रोटेटरी मॉडल, उसमें समझ में आ जाएगा। अभी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में सिर्फ इतना ही समझना है। लिखना कैसे है तुम्हें? पीटर मिशेल ने दी थी, ये 2 हेडिंग बना लेना, इसमें लिख देना प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो गया है बता दिया है, एंजाइम सिस्टम क्या है ये थ्रू, इसके थ्रू अपन को पूरा समझा देना। तो ये है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें ये दिमाग में हमेशा आने चाहिए, एग्जाम में आया यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो ये तुम्हें डायग्राम बनाना ही है। मैं अच्छे से नहीं बना पाता, जैसा भी बना है ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे की, वो है रोटेटरी मोटर मॉडल। देखो नाम में क्लियर है, रोटेटरी मतलब कि कुछ रोटेशन हो रहा होगा, ठीक है, मोटर की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए बोल दिया रोटेटरी मोटर मॉडल। इसलिए किसने दिया था? पाउल बोयर ने दिया था, 1964 में दिया, तो मतलब उसके बाद दिया, वो दिया 1961 में। पीटर मिशेल ने दिया वो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये दिया 1964 में, मतलब उसको और फर्दर एडवांस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एटीपीएस है उसको और अच्छे से समझाते हैं, तो ये रोटेटरी मोटर मॉडल में पाउल बोयर ने समझाया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि एटीपी सिंथेज होता है, उसमें क्या F0 F1 कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि 5 अपन ने पढ़ा था, 5 कॉम्प्लेक्स होता है। उसके 2 पार्ट है, F0 सब कॉम्प्लेक्स एंड F1 एटीपी सिंथेज। तो जो F0 सब कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, F0 सब कॉम्प्लेक्स होता है, वो कंपोज्ड ऑफ C सब यूनिट, यानी कि वो C सब यूनिट से मिलकर बना है, ये C सब यूनिट से मिलकर बना है F0। और जो F1 होता है वो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से मिलकर बना है। यह है गामा, सेंट्रल को अपन गामा बोल देते हैं, बाकी ये 3 अल्फा और 3 बीटा होती हैं, तो इनसे मिलकर बना है F1। और F0 बना है C सब यूनिट से मिलकर बना है। अब F1 एटीपी सिंथेज में जो अल्फा बीटा गामा है, बीटा के भी 3 फॉर्म होते हैं, कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, O फॉर्म, L फॉर्म एंड T फॉर्म। ये क्या होते हैं? O मतलब क्या होता है, L मतलब क्या होता है ना, O मतलब ओपन, L माने लूज, T माने टाइट होता है। ओके, ये 3 कन्फर्मेशन होते हैं इसके। अब क्या होता है मैकेनिज्म में, अगर अपन देखें कि इसके मैकेनिज्म हो कैसे एटीपी बन जाता है इसमें से, तो क्या होता है जब प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन जब ये पास होगा
है ना, यहाँ से F0 से पास होकर गामा में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा कि गामा को रोटेट करेगा। ये लिखा है प्रोटीन इंड्यूस द रोटेशन ऑफ गामा सब यूनिट। गामा सब यूनिट में वो इंड्यूस कर देगा रोटेशन को, और ये गामा सब यूनिट क्या करेगा, आगे जाके जो बीटा है उसके कन्फर्मेशन में चेंज लाएगा। तो बीटा के 3 फॉर्म पढ़ ले अपने कन्फर्मेशन के, ओपन, लूज एंड टाइट। उसके कन्फर्मेशन में ये चेंज लाएगा और फाइनली बीटा के थ्रू वो फिर ATP जनरेशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपना ATP बन जाता है। ठीक है, ये फोकस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ATP बन जाएगा। इसको बोलते हैं रोटेटरी मॉडल। और ये जो ATP सिंथेसिस है, यही दुनिया का सबसे छोटा एक मॉडल की समझ सकते हैं। ये सबसे छोटा पार्टिकल है। ओके, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मॉलिकुलर मोटर बोलते हैं इसको। ओके, ATP सिंथेसिस को। तो इतना ही है इसमें। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब भी आए तुमको यही तीनों चीज़ें लिखनी है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले तुम ये लिखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में लिख देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लेना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे लिखना है, डेफिनेशन, साइट, प्योरिटियो, एनर्जेटिक्स और मैकेनिज्म बाद में समझाइए मैंने इसमें। तो एनर्जेटिक्स समझ में आ गया तो ये लिख लो एनर्जेटिक्स। ओके, ये ले लो इसकी। मैकेनिज्म की ले लो, ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे लिखना है उसको। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस को बता दिया मैंने, 2 पार्ट में लिख देना। ये पीटर मिशेल ने दी थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एंजाइम सिस्टम होता है उसके फॉर्म में इसे लिख देना। ये हेडिंग बना देना, एक ये लिख देना और समझा दिया वही लिखना है। ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे होता है डेवलप, ओके, और एंजाइम सिस्टम क्या काम करता है ये लिख देना। तो ये हो गया कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। और जो थर्ड बात है वो अपना लास्ट है रोटेटरी मोटर मॉडल। तो ये रोटेटरी मोटर मॉडल का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ये सब सत्यनारायण में है। अगर कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कुछ भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया वीडियो में, तो फिर उसमें देख सकते हो। रेफरेंस सत्यनारायण है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और वीडियो बना सकूँ मैं और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा लगे कमेंट करो। इसको कुछ भी हेल्प कर रहा हो, तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प करे अगर तो वो समझने में, तो तुम इस पर कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।